हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल। और ये जो एटॉमिक मॉडल था ये किसने दिया था? नील बोर ने। नील बोर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइंस्टाइन को चैलेंज किया था। अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया वो आया ही क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया। और उनका मॉडल फेल होने का दो बड़ा रीजन था। पहला रीजन ये था कि उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। और दूसरा रीजन ये था उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बताया था। तो बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में जो पोस्टुलेट दिए उसमें पोस्टुलेट नंबर 1 है एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये चीज रदरफोर्ड ने ऑलरेडी बता दी थी कि रदरफोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल थे किसकी डिस्कवरी के लिए? न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। तो जो भी एटम होता है उसका सेंटर होता है और उस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड पोस्टुलेट की, तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। बल्कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लेकिन बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। फिक्स इन द सेंस कि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। और वो जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो एनर्जी होगी वो भी फिक्स्ड होगी और जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। दोनों ही चीजें फिक्स्ड होंगी। क्लियर हुआ? ये बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में कहा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, क्लियर है? तो आपका एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। तो बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, और जिस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है और वेलोसिटी भी क्या है? फिक्स्ड है। अगर मैं बात करती हूँ बोर के थर्ड पोस्टुलेट की, तो हमारे पास अभी जो एक स्टेटमेंट आया था, जो पोस्टुलेट नंबर 2 था, वो ये कह रहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में। और ये जो रूल है ये कहाँ से आया? ये रूल आया जब हमें क्या पता चला? क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में। तो बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है? बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कहती है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट for which the angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi। बोर ने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी भी पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उस केस में क्या होगा कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के। जैसे ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई। और अगर वही इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3h अपॉन 2 पाई। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे n क्या हो गया आपका? इंटीजर। n विल बी 1 2 3 4, डिपेंड कर रहा है वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के, दैट इज l इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और n हमारा क्या है? n हमारा शेल नंबर है। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? k शेल। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा? l शेल। अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा? m शेल। और अगर n की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा? n शेल। और ये इसी तरीके से चलता जाएगा OPQRST जो आपके शेल्स होंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो टर्म है ना एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स से रिलेटेड है और वो चीज मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ तो ध्यान से सुनना। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता है क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस इंटू P। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंटम का मूवमेंट। आर क्या है आपका? मूवमेंट है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू या एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूं, तो जैसे
ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। तो जब ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो उसकी वेलोसिटी कुछ ये हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो उसकी वेलोसिटी कुछ ये हो गई। और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो हमारा जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब दोनों वेक्टर प्रोडक्ट के बीच में क्या है, क्रॉस है, तो हम क्या लिखते हैं, mvr sin थीटा। दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस है तो हम क्या लिखेंगे, mvr sin थीटा, यही तो लिखेंगे। और अगर आप देखो तो जो r वेक्टर है और जो v वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। r क्रॉस v में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। और आप ये सब जानते हैं कि साइन 90 कितना होता है, साइन 90 आपका होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा, mvr। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपका mvr है, mvr ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा, nh/2 पाई के, nh/2 पाई के। तो mvr आपका क्या हो गया, mvr आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और m क्या इंडिकेट कर रहा है, m इंडिकेट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, v क्या इंडिकेट कर रहा है, v इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और r क्या इंडिकेट कर रहा है, r इंडिकेट कर रहा है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इज दैट क्लियर। और यहाँ पे जो n है, n स्मॉल n, ये आपका क्या है, शेल नंबर, जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। क्लियर है। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है स्मॉल h करके, तो ये जो h है आपका, इसको हम लोग कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और ये वैल्यू किसने दी थी, ये वैल्यू दी थी मैक्स प्लैंक ने, किसके थ्रू, कॉर्पसस थ्योरी के थ्रू, जिसको हम लोग लाइट थ्योरी भी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, इट इज़ अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इज दैट क्लियर। तो ये बोर का थर्ड पोस्टुलेट था, और जो आपका कंडीशन आई थी mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई, इसको हम लोग कहते हैं बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होती है, कोई भी चीज क्या होती है जो फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ। कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट विच इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, while revolving the electrostatic force between electron and nucleus provides centripetal force। और ये चीज मैं ऑलरेडी रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जब न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसको एक फोर्स की जरूरत है, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके थ्रू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे दो चार्ज है, एक हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r, तो इस पे जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है। अब मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो वो हो जाएगा mv²/r। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरा एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, जिसको मैंने मान लिया E, और दूसरा मेरा जो चार्ज है वो है न्यूक्लियस, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, एटॉमिक नंबर के। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, Z के। अब एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो किसके इक्विवेलेंट है, प्लस E पे, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, ZE, यही तो होगा। तो हमारे पास जो Q1 Q2 आ रहा है, हमारे पास जो Q1 Q2 आ रहा है वो कितना हो जाएगा, ये हो गया एक
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया E और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा +ZE। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EZE/r²। E आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और ZE क्या है, जो ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज आ रहा है। क्लियर है। तो अभी मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, या क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास दूसरी कौन सी वैल्यू आ गई, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² विच इज इक्विवेलेंट टू mv²/r। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। पहला कौन सा था, mvr = NH/2। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पोस्टुलेट की। तो वो पोस्टुलेट क्या है, while revolving in a particular orbit an electron neither gains energy nor loses energy। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट है, चाहे सेकेंड ऑर्बिट है, चाहे थर्ड ऑर्बिट है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना ही वो अपनी एनर्जी गेन करेगा, ना ही वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट होता है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और शेल इज फिक्स्ड। ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी और शेल की जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होगी, और इसी वजह से इन्होंने इसको नाम क्या दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। स्टेशनरी एनर्जी लेवल। स्टेशनरी क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड। जैसे n = 1 है और n = 2 है और n = 3 है, तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, K शेल, 2 है तो L शेल, 3 है तो M शेल, और n = 4 है तो n शेल कहते हैं। जैसे जब आप लोग एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होते हैं, तो अगर कोई 8 स्टैंडर्ड में है तो वो कौन से स्टैंडर्ड में जाएगा प्रमोट होके, 9 स्टैंडर्ड में। ऐसा तो नहीं कि वो प्रमोट होके 8.5 स्टैंडर्ड में जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। अगर वो पास हो रहा है तो वो 9 स्टैंडर्ड में जाएगा, अगर वो फेल हो रहा है तो वो 8 स्टैंडर्ड में ही रहेगा, यही तो होता है। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो जब उसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अपने से ऊपर वाले शेल या ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है, और जब उसकी एनर्जी कम होती है तो वो अपने से लोअर वाले शेल या लोअर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। तो ये भी किसने बताया था, बोर ने बताया था। क्लियर हुआ। तो ये था पोस्टुलेट किसका, बोर एटॉमिक मॉडल का, जो अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेशन के बारे में, कि काइनेटिक एनर्जी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो नीट जेई दोनों के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।